गिवन है और उसी से रिलेटेड रीज़न दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं, फिर देखेंगे कि रीज़न उस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। सो असर्शन में क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर W नहीं होगा, वो मिसप्रिंट है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आयरन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम फेरोमैग्नेटिक के, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, गैडोलीनियम हो गया। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के अलावा ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं, यानी कि अगर इन्हें हम एक बारी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये खुद एक मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं। रीज़न में क्या लिखा है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें होता क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सॉलिड स्टेट में जब ये होते हैं तो इनके जो मेटल आयंस होते हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स जिन्हें हम कहते हैं डोमेन्स। अब हर एक डोमेन हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो हर एक डोमेन है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जब ये अनमैग्नेटाइज्ड होंगे तो जो ये डोमेन्स हैं ये रैंडमली अरेंज्ड और इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बट जब इसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो ये डोमेन्स होते हैं ये अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा यहाँ कर रखा है। ठीक है, पहले क्या था, पहले ये रैंडमली कहीं भी ओरिएंटेड थे, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। ठीक है, बट जैसे ही हमने इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अपने आप को ओरिएंट कर लिया टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड एंड ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, तो अपना गया है जिरकोनियम आयोडाइड ZrI4 इज यूजफुल इन प्योरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम। ठीक है, तो जिरकोनियम की प्योरिफिकेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं वेन आर्कल प्रोसेस। ठीक है, वेन आर्कल प्रोसेस, ये प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं, ये प्योरिफिकेशन के लिए। किसकी प्योरिफिकेशन के लिए, जिरकोनियम की। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए जिरकोनियम इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, 2I2 के साथ, और हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ से ZrI4। ठीक है, और उसको जब मैं टंगस्टन फिलामेंट में हीट करती हूँ अराउंड 800 केल्विन पे, और कौन से फिलामेंट में, टंगस्टन फिलामेंट में, तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्योर जिरकोनियम गेन होती है। हमें जिरकोनियम जो मिलती है वो प्योर और साथ में 2I2। तो मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी असर्शन वाली वो तो करेक्ट है कि जो जिरकोनियम I4 है वो किसकी प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है, जिरकोनियम में। रीजन में है ZrI4 सब्लिमाइज एट रूम टेम्परेचर। ZrI4 जो है वो रूम स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी रॉन्ग। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बोला गया है, लेकिन हमारे पास तो जो रीजन है उस वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट बोला गया है। थर्ड ऑप्शन पे अगर मैं प्रोसीड करती हूँ, उसमें बोला गया है असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड जो है, ये मैग्नीज ऑक्साइड कौन से टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो MnO होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब हम समझते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक होता क्या है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है वो एक टाइप है मैग्नेटिज्म का, जिसमें कि जो सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो एडजेसेंट आयन्स होंगे सॉलिड्स के, जो एडजेसेंट आयन्स होंगे वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और इसमें जो अलाइनमेंट होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो फिर कैंसिल हो जाता है एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरो, तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म का टाइप होता है in which adjacent ions behave as a tiny magnet।
तो जो MnO है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, और इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो अलाइन करते हैं एक दूसरे को एट द लो टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आयंस अलाइन themselves at लो टेम्परेचर। ठीक है, और इनकी अलाइनमेंट क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट अलाइनमेंट होती है लाइक दिस, कि एक आयन ने अपने आप को इस तरह से अगर अलाइन कर लिया तो दूसरा इसके नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा, इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट अगर अपर साइड है तो इसकी अलाइनमेंट नीचे की साइड होगी, फिर ये लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स में अलाइनमेंट होती है। ठीक है, तो MnO किसका, कौन से टाइप का नेचर हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिलती है, बट अमोनियम डाइक्रोमेट से हमें प्योर नहीं। इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो असर्शन में बोला गया है प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेरियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड से हमें प्योर नाइट्रोजन मिलती है, बट अमोनियम डाइक्रोमेट से हमें प्योर नाइट्रोजन नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शन करती हूँ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको अगर मैं हीट करती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलता है N2 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड मिलता है Cr2O3 प्लस साथ में क्या मिलता है 4 मोल वाटर मिलता है। लेकिन यहाँ से जो नाइट्रोजन मिलती है, ये नाइट्रोजन हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेरियम नाइट्राइड को हीट करती हूँ, बेरियम नाइट्राइड को N3 होल ट्वाइस, इसको अगर मैं हीट करूँगी तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट मिलता है बेरियम प्लस 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन मुझे मिली है, ये क्या मिली है, प्योर फॉर्म मिली है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा कि प्योर नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलते हैं, बेरियम नाइट्राइड से, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमें बोला गया है ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट गिव्स O2। अमोनियम डाइक्रोमेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें O2 मिलता है, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें यहाँ से कहीं से भी O2 नहीं मिला, नाइट्रोजन गैस मिली है लेकिन वो प्योर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। क्लियर, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो हो गई रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि गिवन है असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ओके, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू। मेल्टिंग पॉइंट बिलो 500 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस से बिलो है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ जिंक और कैडमियम का, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेल्सियस, और अगर कैडमियम का मैं देखूँ तो कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट है 321 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बोथ हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, क्योंकि लो हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड वीक मेटालिक बॉन्ड, बिकॉज ऑफ लो हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, इन दोनों में लो है, और साथ साथ में वीक मेटालिक बॉन्ड, वीक मेटालिक बॉन्ड। अब इनका वीक मेटालिक बॉन्ड हमने क्यों बोला, क्योंकि जिंक कैडमियम ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जिंक की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका जो डी सबशेल है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, जो एस सबशेल है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसकी कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड ये बनाता है, वो मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे क्या बनते हैं, वीक मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, तो फिर आयनिक बॉन्ड तो बनता नहीं है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड बनता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, जिंक और कैडमियम, यानी कि ऑप्शन 2। ओके, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है। तो इनमें से जो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में यूज किया जाता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है वो है Cl2O। ठीक है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला है, तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हमें समझना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज हैं जो दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करती हैं एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, मतलब उनका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। अब खुद का रिडक्शन हो जाता है तो अब हमें रिडक्शन प्रोसेस समझना होगा कि रिडक्शन में क्या क्या आता है। रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज पॉसिबल होता हो जहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं कहूँ रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। अब Cl2O जो है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसको मैंने x कंसिडर कर लिया। अब क्लोरीन के 2 एटम प्रेजेंट है तो ये हो गया 2x। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू क्या आ गया 2, x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 1। ठीक है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से क्या आया है +1। अब यहाँ से डिक्रीज पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 तक जाता है। ठीक है, तो ये +1 से डिक्रीज होके 0 भी जा सकता है और -1 भी जा सकता है, तो डिक्रीज पॉसिबल है। यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, मतलब इसका रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो कि वाटर की प्योरीफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है Cl2O। तो ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन 1। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट हमें ध्यान रखना है कि जो Cl2O है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ वाटर के प्योरीफिकेशन में भी यूज आता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से भी हमें मिल सकता है, लेकिन वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए इनमें से कोई भी कंपाउंड हम यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।